दोस्तों आज का सेशन लेकर आया हूँ उत्तर वैदिक काल से संबंधित। जबकि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों ऋग्वेद कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक स्थिति, उसमें कुछ फैक्ट अधूरे रह गए थे दोस्तों, तो उनको भी इस वीडियो में शामिल किया है। तो क्लास को पूरी देखें। आज का सेशन वैसे तो दोस्तों स्पेशल है उत्तर वैदिक काल से संबंधित, क्योंकि उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है उन सभी फैक्टों उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया है। तो क्लास में बने रहें और क्लास का आनंद लें दोस्तों। उत्तर वैदिक काल दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल का समय चरण कौन सा था, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों किन किन वेदों की रचना हुई, कौन कौन से उपनिषद आरण्य ब्राह्मण लिखे गए। साथ ही देखेंगे दोस्तों वर्ण व्यवस्था में क्या चेंज आया उत्तर वैदिक काल में, जबकि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, उन्हें हम ट्रिक से देखेंगे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था का पालन किस प्रकार होने लगा, इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों हम उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से थे। इसके साथ ही देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वैदिक शब्दावली जिनसे दोस्तों बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ ही देखेंगे उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो क्लास में बने रहे। आज की सेशन में दोस्तों कहाँ से 16 संस्कार उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से थे तथा वैदिक शब्दावली। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों किस वेद में शून्य का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। कृष्ण लोहित मृत बाण ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता है या ऋग्वेद काल की, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ देखेंगे दोस्तों निष्क सतनाम कुशिक क्या है, ग्रस्त लोगों के यज्ञ के कितने प्रकार थे उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, तथा जो राजाओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ थे उनके कितने प्रकार थे उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों क्लास में बने रहे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विदत सभा और समितियों में दोस्तों किस समिति का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता, इसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये महत्वपूर्ण क्लास। मैं ओपी कुमार। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऋग्वेद काल का अगला चरण कौन सा है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों उत्तर वैदिक काल। अब इसकी काल अवधि की बात करें दोस्तों तो उत्तर वैदिक काल की काल अवधि क्या है, 1000 से 600 ईस्वा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की समय अवधि क्या है दोस्तों, 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। और ये दोस्तों ऋग्वेद काल का अगला चरण कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद काल। दोस्तों आप जानते हो ऋग्वेद काल में किस वेद की रचना हुई थी, तो आपका आंसर है ऋग्वेद आपका। जबकि अन्य 3 वेद कौन कौन से हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों इनकी रचना कब हुई, उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई दोस्तों, किस काल में हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए ऋग्वेद काल में। तो दोस्तों 4 वेद हैं, कौन कौन से वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों इनमें से सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना ऋग्वेद काल में हुई, जबकि अन्य 3 यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी रचना दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों। तो दोस्तों इनकी रचना किस काल में हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण घटना क्या है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की रचना दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई। जबकि ऋग्वेद की रचना दोस्तों ओनली ऋग्वेद काल में हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों एकमात्र कौन सा वेद है जिसकी रचना ऋग्वेद काल में हुई, तो इसका आंसर होना चाहिए ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई, ऋग्वेद काल में। दोस्तों उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, इससे क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश
ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान हो गया। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक किनका निवास था? आर्यों का। जबकि दोस्तों हम देखें कि वैदिक काल में, तो वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान यह पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के मध्य हो गया। नेक्स्ट देखें तो उत्तर वैदिक काल, ये दोस्तों ये राज्य मौजूद थे। वो कौन कौन से राज्य थे जो उत्तर वैदिक काल में मौजूद थे? तो अंग, कौशल और विदेह, ये राज्य दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मौजूद थे। नेक्स्ट देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों जन्म पर। जबकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था दोस्तों जन्म पर आधारित हो गई। इन्हें हम ट्रिक से देखेंगे आगे याद रखने के लिए। नेक्स्ट देखें तो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। नेक्स्ट देखिए ट्रिक। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि उत्तर वैदिक काल में ये 3 राज्य मौजूद थे। इनके अलावा भी थे राज्य, लेकिन इनका उल्लेख मिलता है हमें। तो वो कौन कौन से राज्य थे दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल में मौजूद थे? तो अंग, कौशल, विदेह और पांचाल। नेक्स्ट देखा दोस्तों हमने उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो जन्म पर। जबकि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी दोस्तों? कर्म पर। दोस्तों हम बात करते हैं कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाइए दोस्तों। तो ट्रिक देखिए, आसान ट्रिक है दोस्तों। कर्ज से तात्पर्य दोस्तों कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जबकि जैसे तात्पर्य दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। तो कर्ज से तात्पर्य कर्म और जन्म। तो ये ट्रिक है दोस्तों कर्ज। कैसे तात्पर्य कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जबकि जैसे तात्पर्य दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ये थी दोस्तों ट्रिक। दोस्तों हम बात करते हैं कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाइए दोस्तों। तो ट्रिक देखिए, आसान ट्रिक है दोस्तों। कर्ज से तात्पर्य दोस्तों कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जबकि जैसे तात्पर्य दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। तो कर्ज से तात्पर्य कर्म और जन्म। तो ये ट्रिक है दोस्तों कर्ज। कैसे तात्पर्य कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जबकि जैसे तात्पर्य दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ये थी दोस्तों ट्रिक। देखिए दोस्तों वर्ण व्यवस्था। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का कठोरता से पालन होने लगा किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का कठोरता से पालन ये कब होने लगा दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। तो प्रथम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, प्रथम 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को हम दोस्तों द्विज नाम से पुकारते हैं। द्विज। तो द्विज क्या है दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? द्विज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 4 वर्ण कौन कौन से हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि प्रथम 3 को क्या बोलते हैं हम? द्विज। तो द्विज में कौन कौन शामिल है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। देखिए दोस्तों वर्ण व्यवस्था। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का कठोरता से पालन होने लगा किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का कठोरता से पालन ये कब होने लगा दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। तो प्रथम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, प्रथम 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को हम दोस्तों द्विज नाम से पुकारते हैं। द्विज। तो द्विज क्या है दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? द्विज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
तो 4 वर्ण कौन कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि प्रथम 3 को क्या बोलते हैं हम? द्विज। तो द्विज में कौन कौन शामिल है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब देखते हैं दोस्तों वैदिक शब्दावली। तो वैदिक शब्दावली देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित, वैदिक शब्दावली से संबंधित। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए सविता। दोस्तों सविता को देवताओं की आंख कहा जाता था। सविता क्या है दोस्तों? देवताओं की आंख। किसे कहते हैं? सविता को। जबकि दोस्तों देखिए उक्षण क्या है? तो दोस्तों उक्षण किसे कहते हैं? बैल को। नेक्स्ट आता है तंदुल। अब तंदुल क्या है दोस्तों? चावल। तस्सर, अब बात करते हैं दोस्तों तस्सर। तस्सर क्या है दोस्तों? ये चरखे को कहते हैं। जबकि अवध क्या है? नेक्स्ट आता है अवध। अवध से तात्पर्य दोस्तों कुआं। और नेक्स्ट है सीता। तो दोस्तों हल की नाली को क्या बोलते हैं? सीता। तो हमने कौन कौन सी शब्दावली में कौन कौन से शब्द देखे दोस्तों? सविता। सविता से तात्पर्य देवताओं की आंख। सविता किसे कहते हैं? देवताओं की आंख को। जबकि उक्षण ये बैल। उक्षण क्या होता है? बैल। तंदुल से तात्पर्य था चावल। जबकि तस्सर, तस्सर क्या था दोस्तों? चरखा। अवध कुआं। जबकि सीता क्या था दोस्तों? हल की नाली। नेक्स्ट आता है दोस्तों गोबला। गोबला क्या है दोस्तों? बेस को बोलते हैं गोबला। जबकि पूरब, पूरब क्या है? दुर्गपति। जबकि प्रसन्न विनाक, ये क्या है दोस्तों? न्यायाधीश को कहते थे दोस्तों प्रसन्न विनाक। प्रसन्न विनाक क्या है? न्यायाधीश। तो वैदिक शब्दावलियों में हमने कौन कौन से देखे दोस्तों? सविता, देवताओं की आंख। उक्षण, बैल। तंदुल से तात्पर्य था चावल। जबकि तस्सर से चरखा। अवध कुआं था। जबकि सीता हल की नाली को कहते हैं। गोबला भैंस। पूरब दोस्तों दुर्गपति क्या कहलाता है? पूरब। जबकि प्रसन्न, नेक्स्ट है प्रसन्न विनाक, न्यायाधीश को कहते हैं। अब नेक्स्ट है शून्य का उल्लेख। ये दोस्तों हमें किस वेद में मिलता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। शून्य का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शून्य का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद में हमें शून्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? कृष्ण लोहित मृदबांड। कृष्ण लोहित मृदबांड ये प्रमुख विशेषता दोस्तों किस काल की है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल में दोस्तों किस प्रकार के मृदबांड प्रचलित थे? तो कृष्ण लोहित मृदबांड ये प्रमुख विशेषता किस काल की है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऋग्वेद काल। नेक्स्ट देखिए कुशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों? कुशिद क्या है? तो दोस्तों कुशिद का अर्थ होता है ऋण। जबकि नेक्स्ट देखिए निष्क। दोस्तों निष्क किस प्रकार की मुद्रा थी? तो दोस्तों स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते थे? निष्क। जबकि सतनाम ये दोस्तों चांदी की मुद्रा थी। इनसे भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों एग्जाम में। निष्क है तो सोने की मुद्रा। जबकि सतनाम क्या है दोस्तों? चांदी की मुद्रा। दोस्तों देखते हैं ऋग्वेद काल में जैसे आकाश के देवता कौन कौन से थे। ऋग्वेद काल में देवताओं को दोस्तों 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी आती है आकाश के देवता, दूसरी पृथ्वी के देवता और तीसरी है दोस्तों अंतरिक्ष के देवता। दोस्तों आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता। तो दोस्तों इन्हें कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। और ऋग्वेद कालीन देवताओं को 33। अब देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद कालीन देवता। तो दोस्तों आप जानते हो ऋग्वेद कालीन देवताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले आती है आकाश के देवता, फिर पृथ्वी के देवता और तीसरे हैं दोस्तों अंतरिक्ष के देवता। ऋग्वेद काल में दोस्तों देवताओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में। तथा इनकी संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? तो 33,
सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आकाश के देवता। तो इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, कौन कौन से देवता है इसमें। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों सूर्य देवता, फिर घोष, तीसरे हैं दोस्तों मित्र, चौथे देखिए दोस्तों वरुण, पुष्य और उषा। नेक्स्ट है दोस्तों पुष्य और उषा। नेक्स्ट है अश्विनी और अदिति। दोस्तों ये थे आकाश के देवता। तो आकाश के देवता कौन कौन से देवता कहलाते हैं। पहले आता है सूर्य, घोष, मित्र, वरुण, पुष्य, उषा, अश्विनी और अदिति। ये दोस्तों आकाश के देवता हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवताओं में दोस्तों कौन कौन से देवता आते हैं। तो पहले आती है दोस्तों पृथ्वी, फिर सोम, सरस्वती और अग्नि। ये दोस्तों पृथ्वी के देवता कहलाते हैं। कौन कौन से पृथ्वी के देवता। पृथ्वी, सोम, सरस्वती और अग्नि। ये थे दोस्तों पृथ्वी के देवता। जबकि हमने आकाश के देवता कौन कौन से देखे थे। सूर्य, घोष, मित्र, वरुण, पुष्य, उषा, अश्विनी और अदिति। ये तो थे दोस्तों आकाश के देवता। जबकि पृथ्वी के देवता में कौन कौन से देवता आते हैं। तो पृथ्वी, सोम, सरस्वती और अग्नि। ये दोस्तों पृथ्वी के देवता। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अंतरिक्ष के देवता। तो दोस्तों अंतरिक्ष के देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल है। तो सबसे पहले आता है इनमें रुद्र, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इंद्र, उसके बाद वायु, फिर नेक्स्ट देखते हैं मरुत। ये थे दोस्तों अंतरिक्ष के देवता। तो वैदिक काल में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 33 देवता, उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो श्रेणियाँ कौन कौन सी है। आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो आकाश के देवताओं में हमने दोस्तों कौन कौन से देवता देखे। सूर्य, घोष, मित्र, वरुण, पुष्य, उषा, अश्विनी और अदिति। जबकि पृथ्वी के देवताओं में हमने देखा दोस्तों पृथ्वी, सोम, सरस्वती और अग्नि। पृथ्वी, सोम, सरस्वती और अग्नि ये किसमें शामिल है, पृथ्वी के देवताओं में। जबकि अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे। रुद्र, इंद्र, वायु और मरुत। ये थे दोस्तों अंतरिक्ष के देवता। अब नेक्स्ट देखिए 8 प्रकार के विवाह। तो दोस्तों 8 प्रकार के विवाह देखते हैं। इनमें सबसे पहले आता है प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये थे दोस्तों विवाह के 8 प्रकार। तो विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से हुए। प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और नेक्स्ट था पिशाच विवाह। तो दोस्तों 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं। प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये थे विवाह के 8 प्रकार। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यज्ञ का महत्व बढ़ गया था। तो किस काल में दोस्तों यज्ञ का सर्वाधिक महत्व बढ़ गया था। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का महत्व बढ़ गया था। याद रखने योग्य बात है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें दोस्तों। तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति दोस्तों अच्छी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इससे एक नई व्यवस्था का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में किस नई व्यवस्था का जन्म हुआ या उदय हुआ। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए गोत्र। तो गोत्र का जन्म दोस्तों किस काल में हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखिए राज्याभिषेक प्रथा, ये कब शुरू हुई दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में। राज्याभिषेक प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखिए तो शतपथ ब्राह्मण की बात करें दोस्तों,
तो राज्याभिषेक का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों, राज्याभिषेक का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस पुस्तक में मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों हमें सर्वप्रथम राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजा। दोस्तों, राजा की स्थिति दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई? तो वो बड़े जनपद का शासक हो गया। छोटे जनपद से बड़े जनपद का शासक कहलाने लगा राजा। विदत क्या था उसकी आगे बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का महत्व बढ़ गया था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिन्हें हम दोस्तों गोत्र कहते हैं। राज्याभिषेक प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है दोस्तों। जबकि राज्याभिषेक का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों में कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों हमें सर्वप्रथम राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति सर्वोच्च हो गई। वह छोटे जनपद से बड़े जनपद का शासक बन गया। तो राजा बड़े जनपद का शासक हो गया उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट परिवर्तन देखें दोस्तों, तो विदत नाम की जो समिति दोस्तों वो विलुप्त हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, जबकि सभा और समिति मौजूद थी। और विदत का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता दोस्तों। तो विदत नामक समिति दोस्तों उत्तर वैदिक काल में विलुप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल का शक्तिशाली राज्य कौन सा था उत्तर वैदिक काल में? तो दोस्तों पांचाल उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली राज्य बन गया। अब बात करते हैं दोस्तों न्यायाधीश। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे? स्थापति। स्थापति क्या था दोस्तों? न्यायाधीश। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों हमें सर्वप्रथम राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति सर्वोच्च हो गई। वह छोटे जनपद से बड़े जनपद का शासक बन गया। तो राजा बड़े जनपद का शासक हो गया उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट परिवर्तन देखें दोस्तों, तो विदत नाम की जो समिति दोस्तों वो विलुप्त हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, जबकि सभा और समिति मौजूद थी। और विदत का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता दोस्तों। तो विदत नामक समिति दोस्तों उत्तर वैदिक काल में विलुप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल का शक्तिशाली राज्य कौन सा था उत्तर वैदिक काल में? तो दोस्तों पांचाल उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली राज्य बन गया। अब बात करते हैं दोस्तों न्यायाधीश। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे? स्थापति। स्थापति क्या था दोस्तों? न्यायाधीश। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यज्ञ के प्रकार। तो यज्ञ के 3 प्रकार थे जो राजाओं के द्वारा किए जाते थे। तो दोस्तों राजा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के कितने प्रकार हैं यज्ञों के? तो यज्ञ 3 प्रकार के थे जो राजाओं द्वारा किए जाते थे। उनमें सबसे पहले आता है दोस्तों राजसूय यज्ञ। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ दोस्तों। जबकि तीसरा यज्ञ कौन सा था दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ दोस्तों वाजपेयी यज्ञ रिपीट हो गया। तो यज्ञ के कितने प्रकार थे दोस्तों जो राजाओं द्वारा किए जाते थे? 3 प्रकार, राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ। ये थे यज्ञ के 3 प्रकार जो राजाओं द्वारा किए जाते थे। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम ग्रस्त। तो दोस्तों अब देखते हैं ग्रस्त लोगों के यज्ञ, ग्रस्त लोगों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के प्रकार। तो दोस्तों ये कितने प्रकार हैं? ग्रस्त लोगों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के कितने प्रकार हैं दोस्तों? तो 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋषि यज्ञ। ग्रस्त लोगों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख यज्ञ क्या है दोस्तों? पहला आता है दोस्तों ऋषि यज्ञ, फिर देव यज्ञ, तीसरे नंबर पे है दोस्तों पितृ यज्ञ, चौथा है मनुष्य यज्ञ और जबकि पांचवा है दोस्तों भूत यज्ञ। तो ग्रस्त लोगों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। इनमें सबसे पहले आता है ऋषि यज्ञ, फिर देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ।
भूत यज्ञ दोस्तों पशु पक्षियों को दाना डालने से, पशु पक्षियों की सेवा से, पशु पक्षियों को बचाव से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। वो चार वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके कर्तव्यों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्राह्मणों की अनिवार्यता और यज्ञों का महत्व ये कब बढ़ गया था दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखिए, इस काल में दोस्तों लोहे का प्रचलन शुरू हुआ। इंपोर्टेंट फैक्ट है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन शुरू हो गया दोस्तों। सती प्रथा का उल्लेख भी हमें मिलता है दोस्तों, तो किस वेद में मिलता है ये, वो आगे देखेंगे हम। सती प्रथा का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है हमें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख ये हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ब्राह्मणों की अनिवार्यता और यज्ञों का महत्व ये उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था, जबकि लोहे का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था दोस्तों। अर्थवेद में हमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट देखिए, 24 बैलों के हल का विवरण। दोस्तों 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का विवरण हमें कहाँ मिलता है, तो काटक संहिता में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का विवरण ये हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, किस संहिता में मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए काटक संहिता। अब बात करते हैं दोस्तों 16 संस्कारों की। तो 16 संस्कारों में दोस्तों सबसे पहले आता है गर्भाधान। पहला संस्कार क्या है दोस्तों, गर्भाधान। दूसरा है पुंसवन और सीमांतोन्नयन। तो दोस्तों बच्चे के जन्म के पहले ये 3 संस्कार कंप्लीट हो जाते हैं। वो कौन कौन से संस्कार है, तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। और जबकि शेष बच्चे जन्म के बाद होते हैं व्यक्ति के, वो देखते हैं। चौथा आता है दोस्तों जातकर्म। 5वां है नामकरण। तो सबसे पहला कौन सा था, गर्भाधान। दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, 5वां नामकरण। अब नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों छठा संस्कार है निष्क्रमण, जबकि 7वां है अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाकर्म, 9वां है कर्णभेद, 10वां विद्यारंभ, जबकि 11वां है दोस्तों उपनयन संस्कार। तो छठा था दोस्तों निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाक्रम, 9वां था कर्णभेद, 10वां विद्यारंभ और 11वां संस्कार था दोस्तों उपनयन संस्कार। 12वां संस्कार आता है दोस्तों वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां है दोस्तों समावर्तन, 15वां है दोस्तों विवाह और व्यक्ति का अंतिम संस्कार है दोस्तों अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। ये थे दोस्तों 16 संस्कार। तो दोस्तों हमने 16 संस्कार कौन कौन से देखे। सबसे पहला था गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातक्रम, 5वां था नामकरण संस्कार, छठा था निष्क्रमण संस्कार, 7वां अन्नप्राशन संस्कार, 8वां था दोस्तों चूड़ाक्रम संस्कार, 9वां कर्णभेद संस्कार, 10वां था विद्यारंभ संस्कार, 11वां दोस्तों उपनयन संस्कार, 12वां वेदारंभ संस्कार, 13वां था केशांत संस्कार, 14वां था समावर्तन संस्कार, 15वां था विवाह संस्कार, जबकि 16वां था अंत्येष्टि संस्कार। ये थे दोस्तों 16 संस्कार। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे।
तो दोस्तों सर्वप्रथम देखते हैं करकरी। ये था दोस्तों वीणा। करकरी क्या था? वीणा का प्रकार। नाड़ी, बांसुरी को कहते हैं। शंख, झांझ आदि वाद्य यंत्र दोस्तों बजाए जाते थे उत्तर वैदिक काल में। जबकि अन्य मनोरंजन के साधन क्या कहते हैं दोस्तों? तो मेले, नृत्य और शिकार, यह आर्यों का मनोरंजन का प्रमुख साधन था। तो मनोरंजन के कौन कौन से साधन थे? करकरी, नाड़ी, शंख, झांझ आदि वाद्य यंत्रों का प्रचलन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में था। मेले, नृत्य और शिकार उनका मनोरंजन का प्रमुख साधन था। अब देखिए दोस्तों वैदिक शब्दावली से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो सब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है पांडे। ये क्या था? पांडे क्या था दोस्तों? ऊनी वस्त्र। पांडे किसे कहते थे? ऊनी वस्त्रों को। उपवास की बात करें, उपवास क्या था दोस्तों? सोल को उपवास कहते थे वैदिक काल में। जबकि नेक्स्ट आता है दोस्तों वादुये। ये क्या था? वधु का वस्त्र जो वधु द्वारा पहना जाता था वो क्या कहलाता था दोस्तों? वादुये। अब बात करते हैं उष्णीय। ये क्या था दोस्तों? उष्णीय पगड़ी को कहते थे। अब नेक्स्ट, तो वैदिक शब्दावली में क्या क्या देखा दोस्तों हमने? पांडे ये ऊनी वस्त्र कहलाता था। उपवास सोल को कहते हैं। वादुये ये वधु का वस्त्र था दोस्तों। जबकि उष्णीय क्या था? ये पगड़ी का प्रकार। पगड़ी को क्या कहते थे दोस्तों? उष्णीय। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों कुछ प्रमुख ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कुछ ब्राह्मण। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ब्रह्मा। सबसे पहले देखिए होता क्या था दोस्तों? यज्ञ कुंड में अग्नि देने वाला ब्राह्मण, ये क्या कहलाता था? होता। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों होता क्या था? यज्ञ कुंड में अग्नि देने वाला ब्राह्मण, ये क्या कहलाता था दोस्तों? होता। नेक्स्ट आता है उद्गाता। उद्गाता क्या था दोस्तों? सामवेद का गान करने वाला ब्राह्मण, ये क्या कहलाता था? उद्गाता। जबकि ब्रह्मा ये क्या था दोस्तों? ब्राह्मण का प्रकार है ये ब्रह्मा। ये क्या था दोस्तों? यज्ञ का निरीक्षक, वो क्या कहलाता था? ब्रह्मा। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए होता क्या था? यज्ञ कुंड में अग्नि देने वाला ब्राह्मण ये। नेक्स्ट था ब्रह्मा, ये यज्ञ का निरीक्षक ब्रह्मा कहलाता था। जबकि सामवेद का गान करने वाला उद्गाता कहलाता था। अब आगे देखिए अर्धवर्यु। अर्धवर्यु क्या था दोस्तों? यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, ये क्या कहलाता था? अर्धवर्यु। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन सर्वप्रथम शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1000 ईसा पूर्व। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। ये दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो प्रश्नोपनिषद में। इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्नोपनिषद। इसमें हमें दोस्तों याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है रत्नील। दोस्तों वैदिक काल में रत्नील क्या था? तो ये राज्य का अधिकारी। दोस्तों वैदिक काल में राज्य के अधिकारी को क्या कहते थे? रत्नील। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए, जाति प्रथा जटिल हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा क्या हो गई थी? जटिल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों श्लोकों का संग्रह। क्वेश्चन क्या है? श्लोकों का संग्रह ये क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है संहिता। श्लोकों का संग्रह को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संहिता। अब बात करते हैं ब्रह्मा व्रत। तो दोस्तों ब्रह्मा व्रत क्या था? तो सरस्वती और दृष्टि नदियों के मध्य का क्षेत्र या मध्य प्रदेश क्या कहलाता था? ब्रह्मा व्रत। सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच का क्षेत्र ये क्या कहलाता था दोस्तों? मध्य का क्षेत्र, ब्रह्मा व्रत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों तीन ऋण।
तो 3 ऋण कौन कौन से हैं? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। दोस्तों ऋण कितने होते हैं? 3 प्रकार। ऋण के कितने प्रकार हैं? 3 ऋण के प्रकार हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है ऋषि ऋण, फिर पितृ ऋण और अंतिम है देव ऋण। ये थे दोस्तों 3 ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब नेक्स्ट देखिए द्विज। दोस्तों द्विज क्या है? द्विज का अर्थ होता है दोस्तों 2 बार जन्म लेने वाला। जबकि कुल्या क्या है दोस्तों? नहर को कहते हैं सकृत और करीसु। सकृत और करीसु क्या है दोस्तों? ये गोबर की खाद को हम क्या कहते हैं? सकृत और करीसु। दोस्तों सकृत और करीसु क्या है? गोबर की खाद को वैदिक काल में दोस्तों क्या कहा जाता था? सकृत और करीसु। तो सकृत और करीसु क्या है? गोबर की खाद। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यज्ञ के प्रकार। तो यज्ञ के 3 प्रकार थे जो राजाओं के द्वारा किए जाते थे। तो दोस्तों राजा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के कितने प्रकार हैं यज्ञों के? तो यज्ञ 3 प्रकार के थे जो राजाओं द्वारा किए जाते थे। उनमें सबसे पहले आता है दोस्तों राजसूय यज्ञ, दूसरा है वाजपेयी यज्ञ दोस्तों, जबकि तीसरा यज्ञ कौन सा था दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ दोस्तों वाजपेयी यज्ञ रिपीट हो गया। तो यज्ञ के कितने प्रकार थे दोस्तों जो राजाओं द्वारा किए जाते थे? 3 प्रकार, राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ। ये थे यज्ञ के 3 प्रकार जो राजाओं द्वारा किए जाते थे। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम ग्रस्त लोगों के यज्ञ। तो वो 5 प्रकार के होते हैं जो आगे देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं ग्रस्त लोगों के यज्ञ, ग्रस्त लोगों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के प्रकार। तो दोस्तों ये कितने प्रकार हैं? ग्रस्त लोगों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के कितने प्रकार हैं दोस्तों? तो 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋषि यज्ञ। ग्रस्त लोगों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख यज्ञ क्या है दोस्तों? पहला आता है दोस्तों ऋषि यज्ञ, फिर देव यज्ञ, तीसरे नंबर पे है दोस्तों पितृ यज्ञ, चौथा है मनुष्य यज्ञ और जबकि 5वां है दोस्तों भूत यज्ञ। तो ग्रस्त लोगों के नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3 ऋण। तो 3 ऋण कौन कौन से हैं? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। दोस्तों ऋण कितने होते हैं? 3 प्रकार। ऋण के कितने प्रकार हैं? 3 ऋण के प्रकार हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है ऋषि ऋण, फिर पितृ ऋण और अंतिम है देव ऋण। ये थे दोस्तों 3 ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब नेक्स्ट देखिए द्विज। दोस्तों द्विज क्या है? द्विज का अर्थ होता है दोस्तों 2 बार जन्म लेने वाला। जबकि कुल्या क्या है दोस्तों? नहर को कहते हैं सकृत और करीसु। सकृत और करीसु क्या है दोस्तों? ये गोबर की खाद को हम क्या कहते हैं? सकृत और करीसु। दोस्तों सकृत और करीसु क्या है? गोबर की खाद को वैदिक काल में दोस्तों क्या कहा जाता था? सकृत और करीसु। तो सकृत और करीसु क्या है? गोबर की खाद। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या देखा उसका रिवीजन कर लेते हैं। आज के सेशन में हमने पढ़ा दोस्तों उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और फैक्ट्स जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देखा? इसका कालक्रम, काल अवधि जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व थी। ऋग्वेद काल में दोस्तों ऋग्वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषदों की रचना किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। याद रखिए दोस्तों उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषदों की रचना हुई। जबकि हमने पढ़ा दोस्तों आगे पढ़ा हमने कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान ये बदल गया था। वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के मध्य हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से राज्य मौजूद थे। तो शक्तिशाली राज्य पांचाल, अंग, कौशल और विदेह थे। इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? पांचाल।
जबकि शेष अन्य राज्य कौन कौन से थे उत्तर वैदिक काल में, तो अंग, कौशल और विदेह। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या बदलाव आया। तो दोस्तों जहाँ दोस्तों ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कर्म पर, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई, जन्म पर। तो इसकी ट्रिक क्या थी, कर्ज। दोस्तों ये आसानी से याद रह सकता है आपको। ट्रिक क्या है, कर्ज। कर्ज से तात्पर्य है दोस्तों, कैसे तात्पर्य कि कर्म पर आधारित थी, जैसे तात्पर्य जन्म पर आधारित। तो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म पर। इसके बाद आगे हमने पढ़ा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का कठोरता से पालन होने लगा। इसके बाद देखा हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण। उनमें प्रथम 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दोस्तों हम द्विज कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मनोरंजन के साधन। आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे, तो करकरी जिसका तात्पर्य था वीणा, नाड़ी, झांझ ये वाद्य यंत्र थे। मेले, नृत्य और शिकार उनके मनोरंजन का प्रमुख साधन था। इसके साथ ही देखिए दोस्तों हमने कुछ वैदिक शब्दावली के महत्वपूर्ण शब्द जैसे पांडे ये ऊनी वस्त्र, उपवास, सोल, वादुए वधु का वस्त्र, उष्णीयता, पगड़ी होता था दोस्तों। यज्ञ कुंड में अग्नि देने वाला ब्राह्मण ये होता कहलाता था। जबकि उद्गाता क्या था दोस्तों, सामवेद का गान करने वाला उद्गाता। जबकि ब्रह्मा क्या था दोस्तों, ब्रह्मा ब्राह्मण का वो प्रकार था। जबकि नेक्स्ट था दोस्तों ब्रह्मा, ये यज्ञ का निरीक्षक होता था। अर्धवर्यु यज्ञ करने वाला ब्राह्मण अर्धवर्यु कहलाता था। इसके साथ ही हमने देखे दोस्तों 3 ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। जबकि कुल्या क्या था दोस्तों, नहर, सकृत और करीसु ये गोबर की खाद को कहते थे। इसके बाद हमने देखा दोस्तों यज्ञों के प्रकार। राजाओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के प्रकार 3 थे, जबकि ग्रस्त लोगों द्वारा यज्ञ के जो प्रकार थे। इसके बाद देखा दोस्तों ग्रस्त लोगों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के 5 प्रकार, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ के बारे में पढ़ा। इसके बाद देखा हमने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका राइट आंसर था ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके बाद हमने देखा दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख यह हमें अर्थवेद में मिलता है। 24 बैलों के हल का प्रमाण यह हमें दोस्तों काटक संहिता में मिलता है इसका विवरण। जबकि लोहे का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था। और 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख यह हमें दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो प्रश्नोपनिषद में। रत्निन क्या था, राज्यों का अधिकारी, राज्य का अधिकारी ये क्या कहलाता था दोस्तों, रत्निन। सेनानी क्या, इन रत्निनों में दोस्तों कौन कौन थे, रत्निन कौन थे दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। रत्निन कौन थे, ये राज्य के अधिकारी होते थे। तो रत्निन में कौन कौन शामिल थे, सबसे पहले था सेनानी, यह प्रधान सेनापति होता था दोस्तों। पुरोहित, उसके बाद महिषी, फिर सुत या सारथी, ग्रामणी, सत, संग्रहित, बागदूत, अक्षावाप, पालागल और परिवर्ती और गोवी कृत ये क्या थे दोस्तों, प्रमुख रत्निन। इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे नए देवताओं का उदय हुआ। इसके साथ ही हमने पढ़ा आज के सेशन में वैदिक कालीन देवताओं के 33 प्रकार। दोस्तों हमने देखा उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे नए देवताओं का उदय हुआ और ये महत्वपूर्ण बन गए, जबकि शूद्रों के लिए पुष्ण देवता निर्धारित किए गए। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि पुष्ण किसका देवता है या पुष्ण की पूजा किसके द्वारा की जाती है, किस वर्ण के द्वारा पुष्ण की पूजा की जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए शूद्रों के द्वारा।
दोस्तों उत्तर वैदिक काल में राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ होने लगे। यज्ञ कर्म बलि विधानों में हुए परिवर्तनों से पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। क्योंकि यज्ञ होने लगे तो इससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक होने लगा और यज्ञ पुरोहितों पर निर्भरता पूरा। इस वजह से जादू टोने और अंधविश्वासों का प्रचलन शुरू हुआ। लोग जादू टोने, इंद्रजाल, वशीकरण मंत्र आदि में विश्वास करने लगे। उत्तर वैदिक काल के अंत में दोस्तों एकेश्वरवादी विचारधारा का जन्म हुआ। इसके बाद हमने देखा दोस्तों कुल और परिवार। ये क्या थे दोस्तों? कुल और परिवार तो राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई, ये क्या कहलाती है? कुल और परिवार। दोस्तों हमने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली ऋग्वेद काल में मौजूद थी। वस्तु विनिमय का माध्यम मुख्यतः दोस्तों गाय थी, जबकि घोड़े और निष्क जो कि स्वर्ण मुद्रा थी, इसका प्रयोग भी वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। ये थे दोस्तों ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। तो जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें।